वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जीके का प्रश्न है। तो जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आ गए हैं, जिसमें से जनरल जनरल से आपका 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उसी को टारगेट करके आपका झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आ चुके हैं, जिसमें से आज का प्रैक्टिस सेट होगा 25। इससे पहले 24 कंप्लीट करवा दिए, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देखें। और टोटल हम लोग 30 प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, इतना कर लीजिएगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगी। पहला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ओम होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, जिसमें से जीके और साइंस दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, जीके और साइंस का मिक्स क्वेश्चन। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, तो आपको बताना है, यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इस तरह लिखा हुआ है G12 H22 O11 इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह का ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है किसके वजह से जो परिवर्तन होता है शक्कर का, किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण, अपकरण के कारण, ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है वाष्पीकरण। आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको फुलफिल जो शक्कर का जो परिवर्तन होने की विधि है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीकरण, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है, उस धातु का पहचान कीजिए जिसकी प्रकृति कितना विषैली नहीं होती, तो यहाँ पूछा गया विषैली नहीं होती है। क्रोमियम, कैंडियम, स्वर्ण या हीलियम, तो बताना है कि उस धातु को पहचान करके कि जिसकी धातु विषैली नहीं होती प्रकृति, क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण, तो स्वर्ण धातु का प्रकृति विषैली नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। पहला होता है MgHCO3, MgSCO3 का होल 2 और MgCO3, तो बताना इसका कौन सा सही जवाब होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा MgSCO3, तो ये वाला, ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ Mg, इसके बाद HCO3 का होल 2, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है? कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जड़ से लेकर जल को खनिज तक पदार्थों का परिसंचरण करने में किसका काम होता है? चलिए, तो जल को पहुँचाने का काम करता है जल से जाइलम, यदि खाना पहुँचाने का जो काम होता है वो से फ्लोएम, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आपको बताना है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अंगुत्तर निकाय, उदक निकाय, मजजू का निकाय, उपयुक्त में से एक से अधिक, आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो क्या है अंगुत्तर निकाय, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आपको बताना सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मालवा पठार में, ऑप्शन पश्चिमी घाट पठार में, ऑप्शन में से पूर्वी घाट के मैदान में, ऑप्शन में डी दक्षिणी घाट के मैदान में। तो आपको बताना है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट के पठार में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, बताना है किसका। चलिए, तो हम लोग सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स का प्रथम राजदूत था? विलियम हॉकिंस, विलियम प्रिंस, विक्टर डेलविल और ऑप्शन है विलियम ड्रेक, आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ एवं लोकायोग, नीति आयोग, वित्त आयोग या सरकारी योजना, तो बताइए कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन में से ये वाला नीति आयोग, तो सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बगानों के मालिक ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस
करने की राजी हुए थे? 10%, 35%, 25% या 40%? पढ़े होंगे तो बताइए, वो लोग कितना फ़ीसदी लाए? सही जवाब हो जाएगा 25%, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? तो बताना महात्मा बुद्ध का उपदेश का संकलन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध संगीति? प्रथम बौद्ध संगीति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया था? 95वां संविधान संशोधन, 96वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, ऑप्शन में 92वां संविधान संशोधन। बताना है कौन सा संविधान संशोधन था? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा 97, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा 97 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के दांडी मार्च का समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब दांडी मार्च चल रहा था तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिथगो या डलहौजी? कौन था वायसराय आपको बताना है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है। और कब से कब चला था? ये 12 मार्च से लगा, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल, तो ये आपको याद रखना है 6 अप्रैल तक चला था महात्मा गांधी का, कितना 78 अन्यायियों के साथ चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत का अंतिम रूप से पतन हो गया था? तो डच में भारत का अंतिम रूप से पतन हो गया था। वाडियस का युद्ध में, वेदरा का युद्ध में, सेंट टोमो का युद्ध में या उपयुक्त में से सभी? बताइए कौन सा युद्ध था इसमें से क्या हो जाएगा? का खत्म हो गया, तो सही हो जाएगा वांडीवास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वांडीवास का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव अभयारण्य को संरक्षण प्रदान करता है? बताना है। वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1966, वन्य संरक्षण अधिनियम 1973। आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, तालाब, घास का मैदान या उपजाऊ मिट्टी? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से तो सारा का सारा हो जाएगा, ये सब जो होता है सारा क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का अंतर्गत में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बल का इकाई मात्रा क्या होता है? तो यहाँ पे दिया है बल का इकाई क्या होगा, ये पूछा है। जीएमएस पावर -1, केजीएमएस का पावर -2, केएसएम का पावर -2 और एनएमएस का पावर 2। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। सबका पावर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो केजीएमएस का पावर -2, तो केजीएमएस का पावर माइनस, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन में एक अणु में कितने द्रव्यमान होते हैं ये पूछा गया है। 16 ग्राम, 32 ग्राम, 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम, ऑप्शन में डी बोलता है 18 ग्राम। तो बताना है कितने ग्राम पाए जाते हैं। तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 32 ग्राम, तो सही जवाब हो जाएगा 32 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटारण में सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? उन्हें गड्ढे में भरा जाना चाहिए, अपघटन करना चाहिए, भस्मीकरण करना चाहिए या खुले में इसको छोड़ देना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या करेंगे? हम भस्मीकरण कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भस्मीकरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मानव कान में इनमें से कौन सा हड्डी पाया जाता है? एलियस, स्टेपिस, इनकस, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा हड्डी पाया जाता है? तो ये तो इजी था, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है, स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित? श्रीरंगपट्टनम, बीजापुर, औरंगाबाद या मुसालीपट्टनम? बताइए कहाँ से ये संबंधित है? चलिए, तो टीपू सुल्तान संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? गांधी चंपारण सत्याग्रह,
बंगाल विभाजन विरुद्ध का आंदोलन के समय, रोलेक्ट एक्ट के समय और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बोला? मतलब स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था ये पूछा गया है। तो यह आपका बंगाल विभाजन, तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या बलबन को? तो गुलामों को गुलाम के नाम से किसे जाना जाता है ये पूछा गया है। किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस के जांच समिति रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को, जी.आर. दास जी को, महात्मा गांधी को या राजेंद्र प्रसाद को? बताइए किसको सौंपा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड छोटे खगोलीय पिंड है जो क्या कहता है दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। वे हैं बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, और मंगल और सूर्य। कौन से ग्रह हैं यह बताना है आपको। क्या होगा? मंगल और बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 28, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हर्ष ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन ने या समुद्रगुप्त ने? तो किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बंदी बनाए गए व्यक्तियों को मौलिक अधिकार की रक्षा कौन सा अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21। तो चार ऑप्शन है, आप बताइए किसमें। तो बंदी गए मौलिक अधिकार किसमें दिया गया है ये बताना है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 22, तो इसमें दिया गया है उसको संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या महात्मा गांधी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला, तारिक रसीदी, सुबह उल अस या उपयुक्त में से सभी? किस नाम से इनको जाना जाता है? इसको सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेहला, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया, ध्यान से दिए। राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ऑप्शन नंबर अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताना है इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं किया गया था, ये पूछा गया है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करना, ये वाला संविधान में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समर्थन के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? मतलब किसके समय में हुआ था ये पूछा गया। लॉर्ड डर्पिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या लॉर्ड डलहौजी के समय में? तो किसके समय में किया गया था ये बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लिटन, लॉर्ड डफरिन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 34। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने या लॉर्ड लिथनिक ने? तो बताइए सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया किसके द्वारा? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर है अलाउद्दीन खिलजी। नर्मदा एवं तापी नदियों में मध्य स्थित है विंध्याचल पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की श्रेणी या अरावली की पहाड़ियाँ? कौन सा शामिल है? तो इसमें कौन सा समय? सतपुड़ा की श्रेणी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतपुड़ा की श्रेणी। नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट दिया है C2H2 की सजातीय श्रेणी IUPAC का क्रमशः है, कौन-कौन सा है? तो मतलब एल्काइन या एथेन है, एल्कीन या एथेन है, एल्काइन या एथाइल है या मतलब एल्काइन या इथाइल है। आपको बताना है C2H2 जो दिया हुआ है, इनसे IPAC का नाम बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा ये बताना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा?
एल्काइन और एथाइन, तो हो जाएगा एल्काइन और एथाइन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। इसमें पूछा गया है यह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम किसके? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? बताना किसके समय में थे? चलिए, तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला क्या है था? तो सही एल्काइन और एथाइन ना? ठीक है, एल्काइन और एथाइन इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इसमें बोला है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक वास्को डी गामा, अल्बर्ट एक्का, बार्थोलोमेडिया और अल्मीडा। तो बताना है कि कौन था वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली का? तो कौन था? अल्बुक्का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा अल्बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। इनमें से इसे ग्रैंड टेक मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो बताइए किसको जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किस जानते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 40 नंबर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से, दांडी से, चंपारण से या गुजरात से? बताना है कहाँ से ये प्रारंभ किए थे? इससे पहले अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कहाँ साबरमती से प्रारंभ किए थे, टोटल मतलब 78 अनुयायियों के साथ। नेक्स्ट है पंचायती राज्य का विषय निम्नलिखित में से कौन से विषय में शामिल किया गया है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या केंद्र सूची? तो किस में शामिल किया गया है बताना है? इसमें आपका राज्य सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान में जोड़ा गया है? 38वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान? बताइए कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? इसका सही जवाब होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी प्रत्येक राज्य में रक्षा एवं प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद में से एक है? अनुच्छेद 352, 360, 355 या 354? तो बताइए कौन सा प्रावधान देखा गया है जो आक्रमण आंतरिक गड़बड़ी उसको रोकने के लिए रक्षा करने के लिए? हो जाएगा 300 ये वाला, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस राणादे और ओ हुम। तो कौन नहीं था शामिल ये पूछा गया है। चलिए, तो कौन नहीं था? सुरेंद्र बनर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हिमालय की श्रेणी में सबसे प्राचीनतम श्रेणी का नाम बताना। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, वृहत हिमालय या मध्य हिमालय? तो बताना कौन सा हिमालय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो सही होगा वृहत्तम हिमालय, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृहत्तम हिमालय। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? पराकर, इंद्रावती, कोनार या दामोदर? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है ये पूछा गया है। तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्रावती नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताना है। तो पड़ोसी देश का पहले कौन कौन सा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। इसमें से बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो आरोही क्रम में मतलब इसको अरेंज करना है, तो आपका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। चलिए और दो क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित संबंधित अनिवार्य सीमा तय करने और औद्योगिक देशों के बीच की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिनेवा समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता या क्योटो प्रोटोकॉल? तो बताना है कौन सा प्रोटोकॉल इसको दिया गया है। तो क्या होगा इसका सही जवाब होगा क्योटो प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 50वां। निम्नलिखित में से एक पर्यावरण चिंता का नहीं है, तो पर्यावरण चिंता नहीं है कौन सा? प्लास्टिक के उपभोग और उपभोग में वृद्धि करना, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत या मिट्टी का क्षय? तो बताएं कौन सा चिंता का विषय नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए ये तो चिंता का विषय है, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है आपको? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जो नए हैं तो चैनल को जाके आलोगा और भी आसानी हो जाएगा। तो उराव जनजाति को क्या कुरुक नाम से भी जाना जाता है, वो खुद को कुरुक भाषा कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। ये द्रविड़ भाषा परिवार है, शॉर्ट में स्पीड से फास्ट
पास कर देते हैं। इनका कौन-कौन स्थान जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार अन्य जगहों में पाए जाते हैं। इनकी संस्कृति क्या है? एक अनूठी संस्कृति या धार्मिक परंपराओं जिन्हें वो प्रकृति के रूप से पूजा करते हैं। चलिए, उनकी सामाजिक संरचना देख लेते हैं। उनका ढांचा देखिए, वो काबिली रूप में पाई जाती है, जिसमें गाँव का जो पंचायत होता है उनको क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। ये सब क्वेश्चन अभी मिलेगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। उरांव लोग जो कृषि का शिकार, वनों का उत्पन्न निर्भर थे हैं और हाल ही में उनमें कई स्थानों पर कृषि में बनाए गए थे, ठीक है। धार्मिक की मान्यता क्या है? वो मूल रूप से क्या प्रकृति की पूजा करती है, आपको याद ही होगा। जैसे सूर्य की, चंद्रमा की, जल, वन और पृथ्वी की पूजा करते हैं। उनके प्रमुख त्योहार जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, जो प्राकृतिक और फसल से जुड़े हुए होते हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन के नंबर बढ़ते हैं, जिसमें झारखंड की जनजाति करेंगे, जिसमें टोट 30 एमसीक्यू, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 में हम 20 से 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो इसलिए टोटल वो वाला और इधर वाला कवर करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अखड़ा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। अखड़ा के संबंध में, यह उराव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। यह प्रायः गांव के बीच में स्थित नाच का मैदान है। ऑप्शन में, यह पर्व, त्योहार, महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर या दिन भर नाच गान के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। चलिए देखिए, तो आपको यहाँ पे ये अखड़ा दिख रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे अखड़ा अभी तो हाल ही में अभी कर्मा पूजा चल ही रहा है, कल कर्मा पूजा था, आज भी कर्मा पूजा है। देखिए इस तरह अखड़ा रहता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये लोग अपना जावा लाता है और जावा ला के यहाँ पे क्या कहते हैं, नाच गान वगैरह करते हैं। तो चलिए बताइए इसके संबंध में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी हो जाएगा। यह उराव का महत्वपूर्ण सामाजिक स्थान है, यह उनके बीच में होता है और यह पर्व से धार्मिक दिन भर के लिए ये लोग नाच गान करते हैं, तो सारा व्यवस्था होता है, ठीक है। चलिए, अगला हम क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे। उराव में विवाह का सार्वजनिक प्रचलन, तो बताइए उराव में विवाह का सार्वजनिक प्रचलन क्या है? विवाह, विधवा विवाह, विनियम विवाह, आयोजित विवाह या शिव विवाह। तो किस प्रकार के विवाह उराव जनजाति में देखी जाती है? तो ये देखिए महिला लोग है, ठीक है। चलिए, तो सही है ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाए आयोजित विवाह। तो उराव में आयोजित विवाह का प्रचलन है, तो ये याद रखना है। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। तो उराव में आयोजित विवाह का प्रचलन है, तो ये आपको याद रखना है। और इनके क्या था, शैव विवाह का भी प्रचलन है, तो ये भी आपको पूछ सकता है ये भी। और यह क्या था, वधु मूल्य के परिवार की सेवा भी करना पड़ता है। शैव विवाह में क्या था, वधु मूल्य जो होता है, तो उनके परिवार को आपको सेवा करना था, उनके मतलब कि स्वरूप में आपको अच्छा दिखाना पड़ता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मेश का संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो धर्मेश में कौन सा कथन सत्य है? यह उराव का मुख्य देवता है, यह सिंह व सूर्य का प्रतीक है, यह धरती इनकी संपत्ति मानी जाती है, और धर्मेश उराव के साथ मुंडाओं का भी सर्वोच्च देवता होता है। तो बताइए कौन सा इसमें असत्य पूछा है, गलत पूछा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सही जब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह धर्मेश सिर्फ उराव का ही जाता है, ये मुंडाओं का नहीं है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो ये मुंडाओं का नहीं है, सिर्फ उराव जनजाति का ही धर्मेश देवता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धर्मेश क्या प्रमुख देवता माने जाते हैं और यह सूर्य का प्रतीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तथा इनकी धरती माता जो है इनकी दंपत्ति है, और यह मुंडाओं का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होता है। तो मुंडाओं का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होता है, संथाल का भी सर्वोच्च देवता ये भी होता है। तो याद रखना, संथाल और मुंडाओं का सिंह बोंगा, ठीक है। ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। और इसी टाइप का जो यदि सीक्वेंस आप पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान करेगी। एग्जाम से पहले इसको देख के जाइएगा, बहुत मजा करिए। उराव को ग्राम देवता को क्या कहते हैं? मरांगबुरु, ठाकुरदेव, देवा या पूर्वदा। तो बोले उसका ग्राम देवता को क्या कहते हैं? चलिए, तो सही आंसर क्यों हम लोग बढ़ेंगे, तो उसका ठाकुरदेव मानते हैं ना, सही आंसर होगा ठाकुरदेव। इसका व्याख्या चाहिए था, उराव को ग्राम देवता है, उसको ठाकुर देवता नाम देता है, और कुल देवता को उसका मतलब पूर्वात्मा है, तो उसको सीमान देवता को देखिए सिद्धिवा, तो बोलेगा सीमान देवता को तो देवा, और पहाड़ देवता को मारंगबुरु। तो पहाड़ देवता को बोलेगा तो मारंगबुरु, तो ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जाता है उराव जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहार। तो बताइए उराव जनजाति के महत्वपूर्ण, इसलिए हम बोले स्टार्टिंग वाला आप यदि थोड़ा भी देख लिए होंगे तो आपको बना लीजिएगा। कर्मा पूजा है, सरहुल पूजा है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये लोग पूजा कर दिया और ये डांस डांस कर दिया, तो क्या होगा, दोनों को दोनों सही हो जाएगा। कर्मा और सरहुल पूजा उराव का महत्वपूर्ण त्योहार। अभी जैसे कर्मा पूजा अभी जस्ट हाल में कल ही हुआ था 3 को, और आज 4 को, तो 3-4 दोनों के दिन कर्मा पूजा है, तो आज भी कर्मा पूजा होने वाला है, आप लोग देखेंगे। चलिए, उराव जनजाति का महत्वपूर्ण त्योहार कर्मा और सरहुल दोनों होती है। कर्मा जो होता है कब मनाया जाता है, तो डेट याद है, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशमी। तो अभी जो चल रहा है भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशमी, तो हम लोग का अभी चल ही रहा है। और ये सरहुल कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को। तो दोनों का डेट याद रखना है, कर्मा पूजा भादो माह का शुक्ल पक्ष को एकादशी को, और सरहुल पूजा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को तृतीया को। और इसमें क्या कहते हैं, युवा दीदी सबसे बड़ा त्योहार यदि बोलेगा इसमें से लड़की लड़कियों का सबसे बड़ा त्योहार, तो जतरा त्योहार को माना जाता है। तो उराव जनजाति में से उराव जनजाति में सबसे बड़ा त्योहार जतरा को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
उरांव जनजाति में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए कौन से पूजा किए जाते थे? तो रोपा जब लगता है, वो लोग का खेत में जैसे फसल का रोपा लगता है, तो उस समय क्या कहता है, पूजा किया जाता है। तो किसकी पूजा की जाती है? भेलवा पूजा की जाती है, काली पूजा की जाती है, खलियान पूजा की जाती है, इनमें से कहीं नहीं। क्या कहा जाता है? भेलवा पूजा किया जाता है। अब भेलवा पूजा होता क्या है, उसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, उरांव जनजाति के रोपनी के समय फसल के लिए भेलवा पूजा की जाती है, और ये गाँव के कल्याण और वर्ष भर में किया जाता है। गाँव के कल्याण के लिए घेलवा पूजा किया जाता है, और वर्ष में एक बार गोरैया पूजा भी किया जाता है। तो ये लोग को याद रखें, भेलवा पूजा मेढक के लिए, और ये गोरैया के लिए भी किया जाता है। तो गोरैया के लिए भी ये लोग का पूजा किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन का थोड़ा यहाँ पे ये हो गया, इसको देखिए। किस जनजाति में अन्न प्रयोग पूर्व नई फसल का एक अंश पहले सरना बुढ़िया को अर्पित किया जाता है? तो उरांव जनजाति में देखा जाता है, ये लोग क्या कहता है, अपने जो फसल कट के आता है, तो उसको क्या कहते हैं, सरना बुढ़िया रहती है, तो उसको अर्पित किया जाता है। कौन सा जनजाति में? संथाल में, उरांव में, भूंज, बिरहोर में। तो अभी तो आप पढ़ रहे थे उरांव, तो जस्ट बना दिए उरांव, और एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस जनजाति का गांव भुइयारी के नाम से जाना था? भुइयारी के नाम से जाना जाता है। संथाल, उरांव, मुंडा हो, 4 गांव है, तो बताइए भुइयारी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होगा 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो उरांव जनजाति को भुइयारी के नाम से भी जानते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उरांव जनजाति का गांव भुइयारी के नाम से भी जाना जाता है। पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, उरांव में पंचायत को पंचेरा कहा जाता है, और उरांव में संघीय जो पंचायत कहता है उसको पढ़ा कहते हैं। तो ये भी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आपको इसको याद रखना है। तो एक्स्ट्रा जो है आप याद रखिएगा। तो गांव के जो पंचायत को पचौड़ा कहते हैं, और जो गांव का संघीय पंचायत है उसको पढ़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उरांव के एक गांव से दूसरे गांव के साथ हुए विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो गांव में जैसे एक गांव है, तो दूसरा गांव में जो विवाद होता है, तो उसका विवाद का निपटारा के लिए कहाँ पे होता है? अखरा में होता है, पहाड़ा में होता है, सरना में होता है, इनमें से कहीं नहीं। कहाँ पे होता है बताइए? तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन बी, परहा में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परहा में इन लोगों का विवाद किया हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, उरांव का यहाँ प्रमुख देवता का नाम दिया, और इधर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है कि सर्वोच्च देवता कौन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आप इसी से बस मैच करके बताइए। चलिए हम बताते हैं। तो इसका सर्वोच्च देवता कौन है? धर्मेश। तो याद रखिएगा, इसका सर्वोच्च देवता हो जाएगा धर्मेश, तो याद रखना है। ग्राम देवता, तो ग्राम देवता कौन था? ठाकुर देवता। ग्राम देवता कौन है यहाँ पे? ठाकुर देवता, इसमें ग्राम देवता हो जाएगा। सीमान देवता, तो सीमान देवता कौन है? दिवा, अभी जस्ट बताए थे, सीमान देवता दिवा। और यह पहाड़ देवता बताए थे मरांग बुरु, बताए थे। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में उरांव जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कथन सत्य बताना है। पहला है, इन जनजाति का मुख्य त्योहार कर्मा और सरहुल है। हाँ, ये तो अभी पढ़े ही जस्ट। इनका प्रमुख नृत्य केवल कर्मा एवं झूमर है। ये देखिए, इनका नृत्य स्थान अखड़ा का स्थान, मतलब जहाँ पे नृत्य करते हैं उसको अखड़ा कहते हैं। और अगला है, इनके नव वर्ष आराम नवंबर और दिसंबर में धान की कटाई के बाद होता है। मतलब इसका जो नया वर्ष जो आता है नवंबर और दिसंबर के धान की कटाई के बाद होता है। आप ध्यान से बढ़िया बताइए। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1, 3 और 4, तो 1 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इसका प्रमुख त्योहार केवल, देखिए यहाँ पे केवल पूछ दिया है ना, तो केवल कर्मा और झूमर, तो हम लोग पढ़े हैं कर्मा और सरहुल है, ये तो गलत होगा। चलिए अगला व्याख्या देख लेते हैं। उरांव का नव वर्ष आराम नवंबर दिसंबर में धान के कटाई के बाद हो जाता है। तो नवंबर दिसंबर धान के कटाई के बाद हो जाता है। इनका प्रमुख त्योहार कर्मा, सरहुल, सोरहाय, फागु, तो ये 4 हो रहा है। कर्मा, सरहुल, सोरहाय, फागु ये आता है। इनके नृत्य जो होता है अखड़ा में कहा जाता है, और जो गांव के बीच होता है इनका प्रमुख नृत्य जदुर नृत्य होता है। तो प्रमुख नृत्य भी याद रखना, जदुर नृत्य। चलिए, निम्न में से कौन सा उरांव का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य? देखिए, सर्वाधिक लोक नृत्य अभी जस्ट बताएं, जो ध्यान से पढ़ेंगे तो बताइए। जदुर, कर्मा, खरिया, बांगा, कौन सा नृत्य हो जाएगा? जदुर नृत्य, अभी जस्ट बोले थे। चलिए अगला है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। जदुर नृत्य है उरांव का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नृत्य है। उरांव जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा के नाम से जानते हैं। तो नाच जहाँ करते थे अखड़ा। और उरांव की सबसे बड़ी जो पंचायत को कहता है पढ़ा, पढ़ा के नाम से भी जानता है, और वो गाँव को वो भुइयर कहते हैं। तो उरांव के जो गाँव है उनको हम कहते हैं भुइयर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उरांव जनजाति के लोग सार्वजनिक किस प्रमंडल में निवास करते हैं? तो आपको बताना है झारखंड के कौन सा प्रमंडल में निवास करते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू या कोल्हान, बताइए। तो ये लोग कौन सा, ये दक्षिण छोटा नागपुर का प्रमंडल में निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उरांव गांव प्रधान जो मुखिया होता है कौन होता है? तो उरांव गांव का प्रधान या मुखिया कौन होता है? वाहन, महतो, मांझी या बैगा? तो कौन होता है? महतो। तो जो होता है उरांव के जो गांव के प्रधान का मुखिया को हम लोग क्या महतो कहते हैं। देखिए व्याख्या, उरांव गांव के जो प्रधान है उसको महतो कहते हैं। उरांव गांव के लोग को पुजारी जो होता है पाहन होते हैं, और यह उरांव लोग को मुख्य पूजा सरना के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए
अगला है, उरांव लोगों को पूर्वजों आत्मा कहाँ निवास करते थे? कहाँ पे निवास करते हैं? सरना में, हारा में, शासन में, ये भी दोनों में, कहाँ पे निवास करते हैं ये लोग? ये कहाँ निवास करते हैं? शासन में निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शासन में। नेक्स्ट देख लेते हैं व्याख्या। उराव जो है लोगों के पूर्वजों की आत्मा शासन में निवास करते हैं, और उराव में जो अवस्थिति विसर्जन जो होता है इसका जो जो मतलब कि जो भी अस्थितियां विसर्जन करते हैं उसको हम बोलते हैं कुंडी। तो याद रखना, अस्थिति दफनाने का समारोह को, जहाँ पे जो लोग अस्थिति को दफनाते हैं तो उसको बोलता है हारबोरा के नाम से जानता है। हारबोरा समारोह साल में एक ही बार हो जाता है, तो साल में एक ही बार कहता है हारबोरा। हारबोरा मतलब क्या? जहाँ उसका अस्थितियां दफनाते हैं तो उसको हारबोरा कहते हैं, जहाँ उसका अस्थि विसर्जन करते हैं उसको कुंडी कहते हैं, और आत्मा को शासन निवास के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कंटेंट में क्या है, क्या गलती हो रहा है वो भी बताइएगा। चलिए, उराव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो बताइए कौन सा वस्त्र पहनते जो, तो उसको क्या कहते हैं? केरिया, करवा, खनिया या छुपी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है केरिया। तो जो लोग वस्त्र पहनते हैं उसको केरिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डिटेल। तो उराव जनजाति का त्योहार अक्सर पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहते हैं, और महिला जो पहनते हैं उस वस्त्र को गूंगा, तो उस वस्त्र को गूंग कहते हैं। तो महिला जो पहनता है गूंग और पुरुष जो होता है केरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस जानवर का मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? तो उराव समाज में मांस नहीं खाते हैं। सुअर का, बकरा का, बंदर का या हिरन का? तो किसका मांस नहीं खाते हैं वो लोग? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदर का। तो बंदर का मांस खाना उन लोगों के लिए निषिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उराव जनजाति की कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उराव जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालतो, सादानी, मंडारी या कुरुक? आप लोग बताएं क्या बोली जाती है? कुरुक भाषा। तो वो लोग कुरुक भाषा, कुरुक भाषा क्यों बोलते हैं? कुरुक जो था वो लोग को मनुष्य के माध्यम में वो लोग जाना जाता है। चलिए, कुरुक भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से? तो बताइए कौन भाषा? तो उराव जनजाति आपको पता होगा, तो उराव जाति कौन भाषा परिवार से है? तो वो पता होगा तो कुरुक भाषा बता लीजिएगा। ऑस्ट्रिया, द्रविड़, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग गलत करेंगे इसमें। ये सिर्फ द्रविड़, तो ओनली सिर्फ द्रविड़ परिवार में पाया जाता है, तो ये भी द्रविड़ परिवार में। चलिए अगला क्वेश्चन, उराव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? तो प्रधान का मुखिया कौन होता है? अब वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए ताकि आपको इसी तरह कंटेंट मिलता रहे। वाहन कहते हैं, मांझी कहते हैं, महतो कहते हैं या बैगा कहते हैं? तो उराव गांव का प्रधान को, मुखिया को कौन होता है बताइए? तो उराव गांव का जो प्रधान का जो मुखिया होता है उसको महतो कहते हैं। तो प्रधान कौन होता है? महतो होता है उनका मुखिया। नेक्स्ट है, धर्मेश का संबंध कौन सा कथन सत्य है? बताना। यह उराव का मुख्य देवता है, ठीक है, ये तो सही है। यह सिंह का सूर्य का प्रतीक है, ठीक है। यह धरती माता इनके दंपति माने जाते हैं, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए क्या होगा? तो ओवरऑल सभी सही से लग रहा है। तो माता है, सिंह का प्रतीक माना जाता है, तो सारा सही हो गया। नेक्स्ट है, उराव का ग्राम देवता कौन होता है? मारंगब्रू, ठाकुरदेव, देवा या पूजात्मा? कौन होते हैं? कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। तो कौन होता है? ठाकुरदेव। तो सही आंसर होगा ठाकुरदेव। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उराव के सीमांत देवता कौन होता है? देवा, बोंगा, ठाकुरदेव, हाटूबागा? जितना भी बता दिए थे डिटेल में, तो इसलिए अब उसी से आ रहा। सीमांत का बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, तो डिवा। तो यह हो जाएगा डिवा। अगला, उराव का पहाड़ देवता कौन होता है? ओडक बाबा, मारंगबुरु, करकबोंगा, हाथोबोंगा? अब जस्ट बताए हैं, तो उनका पहाड़ देवता कौन होता है? ये मारंगबुरु। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मारंगबुरु। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, युवक युवतियों का सबसे बड़ा त्योहार जो जतरा, अभी जस्ट बताए थे जतरा के बारे में, मनाने वाली जनजाति कौन सी है? संथाल, बिरहोर, खरिया, उराव? कौन सी जनजाति है? तो जतरा जो सबसे प्रमुख जनजाति है ये उराव जनजाति मनाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, धुमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? संबंधित धुमकुड़िया आपको पता होगा, ये क्या है? युवा गिरी है, तो ये याद रखिए युवा गिरी का नाम है धुमकुड़िया। कौन सा जनजाति? संथाल, मुंडा हो या उराव? इसी तरह एग्जाम में आएगी आपके, चार ऑप्शन दे देगा, आपको नहीं पता होगा तो बताइए नहीं। तो उराव जनजाति था, और संथाल को बोलेगा तो घोटुल। तो घोटुल संथाल जनजाति पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, तो देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, अब मुंडा को बोलेगा तो मुंडा क्या है? गिति ओरा। तो याद रखना गिति ओरा। तो सारा याद रखिएगा, सारा क्या है? युवा गिरी। युवा गिरी क्या होता है? यहाँ 11 से लेकर 12 या 13 वर्ष के बच्चों को लाया जाता है, और यहाँ पे उनकी सारी धार्मिक, सांस्कृतिक, रहन सहन, कैसे जीवन यापन करना है, यहाँ पे 3 साल के लिए इन लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो यही होता है युवा गिरी, ठीक है। और इसमें जोक एरा, बड़का ढांगा, छोटकी ढांगा, ये सब रहते हैं, उनको सारा शिक्षा देने का काम करते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, झारखंड की जनजाति में शाब्दिक विकास कौन सी जनजाति का होता है? सबसे ज्यादा विकसित जनजाति या सबसे ज्यादा तेज जनजाति माना जाता है? कौन सा जनजाति? संथाल, मुंडा हो, उराव? तो सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा विकसित उराव। चलिए, आपका स्क्रीन पे आ गया है। पहला प्रश्न है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं,
आपको बताना है रीज़न क्या है, क्योंकि पहला है ऊष्मा प्रदान करते हैं इसीलिए, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते इसीलिए, ऑप्शन नंबर सी वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकता है, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। तो आपको बताना है शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, कारण बताना है क्या होगा इसका। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, यह शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला जाता है हम लघु तरंग के प्रसरणों को दीर्घ तरंग के प्रसरणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दीर्घ तरंग की अपेक्षा लघु तरंग अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन में भी लघु तरंग की वायुमंडलीय विपक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन में सी लघु तरंग के प्रसरण निकट रेडियो किरणों के द्वारा किया जाता है, और ऑप्शन में बोलता है परंपरागत रूप से लघु तरंग लंबी दूरियों के लिए और दीर्घ तरंग छोटी दूरियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बताना इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा कि परंपरागत रूप से लघु तरंग क्या होता है, लंबी दूरी, तो ये भी याद रखना है लघु तरंग लंबी दूरियों के लिए होता है, और दीर्घ तरंग जो होता है छोटी दूरियों के लिए अपेक्षित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी पैदा करती है। तो प्रतिरक्षी मतलब कि आपको सुरक्षा प्रदान करने में। पहला है इसोनो मतलब इओसिनोफिल, ऑप्शन में एक केंद्रक परमाणु जिसको बोलते हैं मोसोसाइट, ऑप्शन में भी है क्षाररंजी मतलब इसको बोलते हैं बेसोफिल, और ऑप्शन में बोलता है लसिकानु जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। तो सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। चलिए, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाता है WBC, यहाँ पे स्लाइड में दिखा दे रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा WBC, जिसमें से है मोनोसाइट, इनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये टोटल इसका मतलब टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना होगा, और ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपका WBC का फिगर है। ठीक है, अब जानते हैं WBC से कुछ आ गया, तो WBC क्या कहता है, ये हमारे संरक्षण करने का काम करता है, जैसे कि वायरस से, ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया से संक्रमण जो भी होता है, तो ये क्या कहता है बॉडी में, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जो क्या कहता है कीटाणुओं से लड़ने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये देखिए इसका ये है। ऐसा पूछा जाएगा कि इसका जीवन काल कितनी होती है, तो इनका जीवन काल होता है 12 से लेके 20 दिन के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना 12 से लेकर 20 दिन तक का WBC का जीवन काल होता है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लार रुधिकाएं के अनुसार, लार रुधिकाएं माने आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में पूछा गया कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लार रुधिकाएं कोशिका में क्या होगा, अंतर बताना है। पहला है उसका आकार बढ़ जाता है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन में बोलता है उसका आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं उसकी संख्या घट जाती है, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो बताइए, जब अधिक आप जैसे पहाड़ पर्वत उर्वत में चढ़ते हैं, तो क्या होता है बताइएगा, आरबीसी का जो आकार है उसमें क्या परिवर्तन आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाती है उसकी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसकी बढ़ जाती है। चलिए, आरबीसी भी देख लेते हैं। तो ये वाला आपका फिगर दिख रहा होगा आरबीसी का, जिसमें से इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्बल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स इसका नाम से आता है। तो ये देखिए इसकी जो आकार है, और ये जो है क्या है अस्थि मज्जा, जो है अस्थि मज्जा में पाया भी जाता है, तो इसको याद रखना। और ये इसके छोटे छोटे आकार जो होते हैं ये होते हैं। अब आरबीसी से कुछ क्वेश्चन होता है, तो इसका कार्य क्या कहता है, इसका कार्य है फेफड़ों से क्या कहता है ऑक्सीजन जो भी होते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को क्या कहता है अन्य हिस्सों तक में क्या कहना है इनको पहुंचाने का काम करता है। तो ये भी याद रखिएगा। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहता है हीमोग्लोबिन, तो ये याद रखना हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो आरबीसी में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बोलेगा इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। इनका जीवन काल 120 दिनों के लिए होता है, तो ये भी होता है। और इसकी आकार कैसे होती है, गोल और चपटी। तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे गोल है, और ये बीच-बीच में जो है चपटी टाइप का होता है। देखिए, ये वाला आकार इसका है। तो ये कैसे है गोल, और ये चपटी आकार की होती है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, तो आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो, तो कहाँ अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए, इतना क्वेश्चन हो गया इससे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है। पहला है प्राक्नली के विकसित शिशुओं के लिए होता है। गर्भाशय में निषेचित और प्राक्नली के विकसित भ्रूण के लिए होता है। गर्भाशय में निषेचित और
विकसित भ्रूण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी है पात्र निषेचित और फिर गर्भाशय का प्रतिरोपण के लिए किया जाता है। बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? चलिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय के प्रतिरोधन। क्वेश्चन नंबर 6, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है? आपको बताना है। पहला है इथाइल अल्कोहल से, मिथाइल आइसोसाइनाइड से, ऑप्शन बी सी पोटेशियम साइनाइड से, ऑप्शन डी इथाइल आइसोसाइनाइड से। तो बताइए चूहा मारने की दवाई किससे बनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक का उपयोग करेंगे? बताइए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा। तो गेहूं के खेती के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो हम उपयोग करेंगे नाइट्रोजन, ठीक है? तो ये आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम धातु का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लोलक की काल अवधि मतलब टाइम पीरियड क्या होता है? लोलक लोलक की काम टाइम पीरियड क्या होता है? पहला है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो बताइए लोलक की काल अवधि क्या होता है? टाइम पीरियड। चलिए, तो क्या होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका सही हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब लोलक के बारे में जानते हैं, तो लोलक लोलक क्या होता है? तो लोलक क्या होता है? टाइम पीरियड, इसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? एक दूसरे पे क्या कहता है? निर्भर करता है। तो इनका लंबाई तथा गुरुत्वाकर्षण, तो लंबाई और गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होता है? यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका क्या होगा? यदि इसकी लंबाई इंक्रीज करेंगे, इसका लंबाई यदि बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा? ये घटते जाता है। तो ये याद रखना है, यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण का मान घटते जाता है। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का वसा है, प्रोटीन है, आरएनए है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताना एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है? तो बताइए सफल क्लोन जंतु कौन सा है? भेड़ है, खरगोश है, उल्लक है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? भेड़। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भेड़। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भेड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष का इकाई बताना है। तो प्रकाश वर्ष का इकाई मतलब यूनिट क्या है? पहला ऊर्जा है, तीव्रता है, उम्र है या दूरी है। प्रकाश वर्ष का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूरी। अब जैसे कि आता है ऊर्जा, ऊर्जा किसका हो जाएगा? आपका जूल। तो याद रखना ऊर्जा हो जाएगा जूल, ठीक है? इसमें से कुछ होता है जैसे ध्वनि, तो ध्वनि क्या होता है? डेसिबल। तो डेसिबल, तो ये सब याद रखना है, ध्वनि का होता है डेसिबल, तो ये सब याद, जैसे ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता के लिए कंडेला, तो ज्योति तीव्रता का इस्तेमाल करते हैं कंडेला के लिए, ठीक है? तो ये भी है। और इसमें बोलता है तीव्रता, तीव्रता क्या होता है? तो तीव्रता का होगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो वाट वाट प्रति मीटर स्क्वायर, तो याद रखना तीव्रता का वाट प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है? तो बताएं प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, चावल, मूंगफली, सेव, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या आंसर होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ब्यूटाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रोपिन का, स्टाइलिन का। किसका बहुलक है? सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपिन, मतलब आइसोप्रोइन का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्योडियम परजीवी वाहक है? तो प्लाज्योडियम परजीवी वाहक आप लोग पढ़े होंगे। मच्छर है, मक्खी है, जू है या सभी हुए हैं। बताइए प्लाज्योडियम का परजीवी वाहक कौन सा होगा? आपका सही हो जाएगा मच्छर, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो बताना लार की सहायता से पचता है, प्रोटीन पचता है, रेशे पचता है, स्टार्च पचता है, इनमें से कोई नहीं। लार की सहायता से पचने वाला सही आंसर हो जाएगा ये स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिशक जिसे घरेलू प्रतिशक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नियोन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरोन है, इनमें से कोई नहीं है।
बताइए कौन-सा प्रतिशत है जिसको घरेलू प्रतिशत को इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा फ्रेऑन। क्वेश्चन नंबर 18 मथने के पश्चात क्रीम से दूध को पृथक हो जाने की क्रिया क्या है? मतलब कारण क्या है ये पूछा गया है, इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, संजन बल के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दूध को जब मथते हैं तो वो उससे क्रीम बाहर हो जाता है, तो ये क्या किसके कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन-सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं? बताना कौन-सा चुंबकीय विकिरण है जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं? पहला है अवरक्त किरण, ऑप्शन परावैंगनी किरण, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना कौन-सा होगा? चलिए, सही है क्या हो जाएगा ऑप्शन में अवरक्त किरण, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अवरक्त किरण, तो ये आ जाएगा। परावैंगनी किरण क्या आता है? ये यूवी के लिए जो हमारी क्या कहते हैं जो मतलब कि क्या कहते हैं, जो वायुमंडल से आती है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जलवायु परिवर्तन मुख्य निम्नलिखित में से वजह होता है, तो बताइए जलवायु परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? ग्रीन हाउस का कारण, ओजोन परत का अपक्षय कारण, प्रदूषण कारण या उसमें से सी? क्या लगता है बताइए? तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो क्या होगा इसका सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा का सारा, मतलब कि ग्रीन हाउस के कारण, ओजोन परत के कारण, प्रदूषण के कारण। अब जैसे ग्रीन हाउस है, तो ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस को बोला जाता है अन्य क्या नाम से जानते हैं? तो ग्रीन हाउस को एक तो क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये कौन-सा प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो ये भी याद रखें ग्रीन हाउस, ठीक है? चलिए, अगला है जैसे ओज़ोन परत, तो ओज़ोन परत क्या कहता है? वायुमंडल में क्या कहता है? यूवी रे को रोकने के लिए काम करता है, जैसे वायुमंडल से जो भी हानिकारक पदार्थ आते हैं, तो ये कहता है पृथ्वी में यूवी रे को रोकने का काम करता है। ओज़ोन परत के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये याद रखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कब मनाया जाता है? हर बार 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मनाया जाता है, ठीक है? तो इसको रोकने के लिए, तो ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट जो रहेगा फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आएँगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि साइंस से संबंधित आपका उत्पाद से संबंधित क्वेश्चन मिलता रहे इस चैनल पे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज के साथ। आज के लिए टेक केयर।